तो साथियों नमस्कार। मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। साथियों उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों आज तारीख है 25 अगस्त 2025, वार है सोमवार, विक्रमी संवत 2082 ये चल रही है और भाद्रपद का मास ये चल रहा है। शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। साथियों चलिए पहले देखते हैं दिन भर की हरियाणा की प्रमुख सुर्खियां। दिन भर हरियाणा में क्या क्या हुआ। अब बाहर से हरियाणा में आने वाले खनिज लदे वाहनों पर लगेगा टैक्स। सरकार ने लागू किया है आईएसटीपी। पत्थर रोड़ी बजरी महंगी होने की पूरी संभावना है, बताएंगे आगे खबर में। रोहतक में सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि, 6 गांवों की खाप रही मौजूद। कहा श्रीदेवी को राजकीय सम्मान मिला तो फिर सत्यपाल मलिक को आखिरकार क्यों नहीं मिल रहा, बताएंगे पूरी खबर। सांसद जयप्रकाश बोले सरकार का रवैया तानाशाही। कैथल में कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा गई है। हत्या, रेप और फिरौती की घटनाएं आम बात हो गई है, बताएंगे पूरी खबर। डेरा सच्चा सौदा मुखी बढ़ा रहे हैं अपना कारोबार। राम रहीम ने ऑनलाइन सत्संग में लॉन्च करी एमएसजी ई कॉमर्स ऐप। देश विदेश में व्यापार करेंगे, बताएंगे पूरी खबर। रोहतक से नवीन जय हिंद बोले मनीषा केस में यूट्यूबरों पर साइबर टेररिज्म की धारा लगाई गई है। मीडिया की आवाज को ये दबाने का प्रयास किया जा रहा है। रोहतक में कहा सीएम को वीडियो पूरी देखनी चाहिए, बताएंगे पूरी खबर। भारतीय एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला टेस्ट सफल हुआ। यह सुदर्शन चक्र का ही एक मिशन का हिस्सा है। ड्रोन अटैक के खिलाफ रक्षा कवच बनेगा, बताएंगे पूरी खबर। जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ काम की खबरें मिलती हैं। यहाँ वहां का कचरा इस चैनल पर बिल्कुल भी नहीं मिलता है और ना ही यहाँ खबरों के नाम पर टाइम पास किया जाता है। तो चलिए साथियों अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हरियाणा सरकार ने अब दूसरे राज्यों से खनिज लेकर प्रदेश की सीमा में आने वाले सभी वाहनों पर इंटरस्टेट ट्रांजिट पास लगाना शुरू कर दिया है। इसे आप एक तरह का सीमा शुल्क या टैक्स भी मान सकते हैं। सरकार का सोचना है कि इस कदम से राज्य के खजाने में बड़ी मात्रा में राजस्व आएगा, खासकर राजस्थान जैसे राज्यों से लगे हुए बॉर्डर इलाकों से, जैसे महेंद्रगढ़, सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी और फरीदाबाद जैसे जिलों से, जहां से खनिज का आवागमन बहुत ज्यादा मात्रा में अक्सर देखने को मिलता है और वहां से होता भी है। वहां राजस्व के बढ़ने की उम्मीद है। पहले इन खनिजों से लदे ट्रकों पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता था, जिससे हजारों वाहन बिना किसी शुल्क के हरियाणा प्रदेश में एंट्री कर जाते थे और सड़कों पर बेकाबू दौड़ते रहते थे। इससे न सिर्फ राजस्व का नुकसान होता था, बल्कि भारी ट्रकों के कारण सड़कों को भी, हरियाणा की सड़कों को बड़ा भारी नुकसान भी इससे पहुंचता था। सरकार ने पहले 2 अगस्त से आईएसटीपी लागू किया था, मगर उसमें कुछ खामियों के चलते ज्यादातर वाहन संचालक कम टैक्स वाला पास लेने लगे, यानी कि 20 रुपए प्रति मीट्रिक टन वाला पास लेने लगे थे, जिससे सरकार को इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। मगर सरकार ने सख्ती दिखाते हुए 19 अगस्त से सभी प्रकार के वाहनों पर एक समान 80 रुपए प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से टैक्स लगाना शुरू कर दिया और टैक्स लेना शुरू कर दिया। ये बदलाव ही गेम चेंजर साबित हो सकता है। नारनौल खनन विभाग की सक्रियता भी इसमें दिखाई दे रही है, जहां अधिकारियों ने नाके लगाकर सख्ती करना शुरू कर दिया है और बिना आईएसटीपी वाले वाहनों का चालान किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ आईएसटीपी लागू होने के बाद ही लगभग 40 लाख रुपए का राजस्व खनन विभाग को प्राप्त हुआ है। लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। परिवहन लागत बढ़ने के कारण यह तय माना जा रहा है कि प्रदेश में खनिजों की कीमत अब बढ़ जाएगी। रोड़ी, डस्ट, पत्थर और बजरी जैसे भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामान अब धीरे धीरे महंगे हो जाएंगे। इसका सीधा सीधा असर आम जनता पर, आम आदमी पर पड़ेगा और मकान बनाने वाले किसी भी निर्माण कार्य के लिए लोगों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी, ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। ये देखना साथियों दिलचस्प रहेगा कि सरकार के लिए राजस्व की ये वृद्धि और आम जनता पर इसका क्या असर रहने वाला है और आम जनता पर पड़ने वाली महंगाई का बोझ किस तरीके से सरकार इसको जो है संतुलन बना पाएगी। चलिए साथियों अब रुक करते हैं अगली खबर का। रोहतक में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन के बाद केंद्र सरकार द्वारा कोई राजकीय सम्मान न दिए जाने का मामला अब हरियाणा में तूल पकड़ता जा रहा है। इसी विरोध में सर्वखाप और सर्व किसान संगठनों ने गांव खरावड़ में एक बड़ी श्रद्धांजलि सभा को आयोजित किया, जिसमें 6 गांव के प्रतिनिधित्व वहां पर शामिल भी हुए। इस सभा में धनखड़ खाप के प्रधान और सर्वखाप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ ने केंद्र सरकार पर सीधा सीधा हमला बोला। उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी का उदाहरण देते हुए कहा कि जब एक अभिनेत्री को मृत्यु के बाद राजकीय सम्मान में तिरंगे में लपेटा जा सकता है, तो किसान हितैषी और पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को यह सम्मान क्यों नहीं मिला। उनका आरोप था कि ये जानबूझकर रोका गया था। गांव कारोर के सरपंच महिपाल ने भी इस बात पर रोष व्यक्त किया कि सत्यपाल मलिक ने किसानों की आवाज उठाई और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोला।
इसलिए उन्हें यह सम्मान वहां पर नहीं दिया गया। लोगों में इस बात को लेकर भी भारी गुस्सा है। डॉक्टर धनखड़ ने सत्यपाल मलिक को सच्ची श्रद्धांजलि देने का तरीका भी बताया, उनके अधूरे कामों को पूरा करना। उन्होंने बेहद तीखे शब्दों में कहा कि देश में शासन कर रहे विदेशी लोग, उनका इशारा सरकार की तरफ था, देश को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं और उन्हें यहां से खदेड़ने की अभी जरूरत है। उन्होंने सरकार पर मार्शल कौम को खत्म करने और लोगों की खून पसीने की कमाई को हजम करने की कोशिश करने का गंभीर भी आरोप लगाया। यही नहीं, डॉक्टर धनखड़ ने एक किताब का जिक्र करते हुए भारतीय संविधान पर भी विवादित टिप्पणी करी थी, जिसमें इसे विषैला बीज बताया गया और लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा को खत्म करने की बात कही गई है। इन तमाम विरोधों के बीच सरपंच महिपाल ने घोषणा करी है कि सरकार ने भले ही सम्मान ना दिया हो, लेकिन समाज ने मलिक को राजकीय सम्मान से भी बड़ा सम्मान दिया है और अब इस पूरे मामले को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की तैयारी करी जा रही है। 14 सितंबर को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में राष्ट्रीय स्वाभिमान सम्मान सभा का आयोजन किया जाएगा। ये सभा सिर्फ सत्यपाल मलिक के लिए नहीं होगी, बल्कि किसान आंदोलन में मारे गए किसानों और पहलगाम व पुलवामा के आतंकी हमलों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि सभा वहां पर जो होगी उसमें श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये स्पष्ट है कि ये केवल राजकीय सम्मान ना मिलने का मुद्दा नहीं है, बल्कि किसान नेताओं के खिलाफ कथित अपमान और राजनीतिक विरोध का मसला अब ये बन चुका है। चलिए साथियों, रुक करते हैं अगली खबर का। कैथल में हिसार के सांसद जयप्रकाश ने हरियाणा सरकार की कार्यशैली पर जमकर वहां पर निशाना साधा है, खासकर कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर। सांसद जयप्रकाश ने अपने निवास पर बयान जारी करते हुए कहा कि विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने जो हंगामा किया और काम रोको प्रस्ताव पर बहस नहीं होने दी, उसके पीछे एक बड़ा कारण है हरियाणा सरकार का तानाशाही रवैया। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। उनके मुताबिक हरियाणा में हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, अपहरण और फिरौती की घटनाएं इतनी आम हो गई हैं कि लोग भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं। उनका कहना था कि विधानसभा सत्र जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया जाता है, लेकिन सरकार ने इस गंभीर मसले पर भी बहस से इनकार कर दिया। जयप्रकाश ने न सिर्फ प्रदेश सरकार बल्कि केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार कुछ मुद्दों पर चुप्पी साध लेती है, उसी तरह हरियाणा सरकार भी कानून व्यवस्था जैसे गंभीर विषयों पर चुप रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सत्ताधारी दल निरंकुश हो जाता है और संसदीय व्यवस्था में उसका विश्वास खत्म हो जाता है, तो विपक्ष के पास गतिरोध पैदा करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचता है। कांग्रेस ने विधानसभा में यही जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने भिवानी में मनीषा मौत केस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस सरकार में तानाशाही प्रवृत्ति हावी हो गई है और इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए। सांसद जयप्रकाश ने साफ कहा कि विपक्ष ने विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव पास करवाकर अपनी जिम्मेदारी निभा दी है और अब 26 तारीख को इस मुद्दे पर सभी तथ्य सामने आ जाएंगे। अंत में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाएं और सरकार की नाकामियों को उजागर करें, यानी आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति में ये मुद्दा और भी ज्यादा गरमाएगा। साथियों, चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। गुरमीत राम रहीम, जो आजकल 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर हैं और अपना जन्मदिन मनाकर वापस अपने सत्संग और उपदेशों में व्यस्त हो गए हैं, अब सिर्फ आध्यात्मिक दुनिया पर ही नहीं बल्कि ई कॉमर्स के मैदान पर भी अपनी धाक जमाने की तैयारी में है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने अपनी MSG कंपनी के व्यापार को देश विदेश तक फैलाने के लिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। ये लॉन्चिंग 19 अगस्त को एक ऑनलाइन सत्संग के दौरान हुई थी, जहां ऑर्गेनिक सरसों के तेल को भी पहली बार पेश किया गया था। अब आप MSG स्टोर के माध्यम से ग्रोसरी, कॉस्मेटिक्स, हेल्थ केयर और घरेलू सामान समेत हजारों प्रोडक्ट वहां पर खरीद पाएंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सभी उत्पाद डेरे द्वारा निर्मित हैं और कंपनी दावा करती है कि ये शुद्ध, जैविक, ऑर्गेनिक और केमिकल मुक्त उत्पाद हैं। इन सभी उत्पादों की ब्रांडिंग में भी राम रहीम का ही चेहरा दिखाई देगा। ऐप खोलने से लेकर आइटम के पैक करने पर राम रहीम का फोटो लगा हुआ है। व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की तैयारी इसमें साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि ये वेबसाइट अंग्रेजी, अरबी, बंगाली, हिब्रू, हिंदी और जापानी जैसी कई भाषाओं में उपलब्ध है। हालांकि ये सब राम रहीम तब कर रहे हैं जब वो साध्वी के यौन शोषण और हत्या के केस में 20 साल की सजा काट रहे हैं और साल 2017 से जेल में बंद हैं। उन्हें सिरसा के डेरे में भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं है, इसलिए वो अपने अनुयायियों से वर्चुअली जुड़कर सत्संग कर रहे हैं और इसी बीच उन्होंने अपना ये नया ऑनलाइन बिजनेस साम्राज्य भी शुरू कर दिया है। एक तरफ सजा, दूसरी तरफ ऑनलाइन व्यापार का विस्तार। वाकई में ये एक दिलचस्प मोड़ लेने वाला है। तो चलिए साथियों, रुक करते हैं अगली खबर का।
रोहतक से खबर आई है कि समाजसेवी नवीन जयहिंद मनीषा की मौत के मामले में जिन यूट्यूबरों और देसी पत्रकारों पर केस दर्ज हुआ है उनके सपोर्ट में उतर आए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने जो 12 लोगों पर साइबर टेररिज्म का केस लगाया है वो सही नहीं है। उनका कहना है कि ये लोग तो न्याय के लिए आवाज उठा रहे थे, इन्हें आतंकवादी कहना बिल्कुल गलत है। नवीन जयहिंद ने मनीषा के पिताजी का हवाला देते हुए भी कहा कि वो सीबीआई जांच से खुश हैं और सरकार के काम से भी संतुष्ट हैं। साथ ही दूसरे वीडियो में पिताजी ने यह भी कहा कि आंदोलन के दौरान जिन लोगों पर केस हुए हैं या गिरफ्तारियां हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। जयहिंद का कहना है कि मुख्यमंत्री को ये वाला वीडियो भी देखना चाहिए था। उनका मानना है कि 12 लोगों पर देशद्रोह जैसी धारा लगाना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कुछ देसी पत्रकारों जैसे करमू, हर्ष शिकारा, लवकुश दहिया, विपिन खुराना और राजपूत हैंडल का भी नाम लिया जिन पर केस दर्ज हुआ है। उनका कहना है कि इन लोगों ने आंदोलन में जो भी किया उनके ऊपर उसी हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी कहा कि आंदोलन में कुछ लोग बहक गए थे, कुछ गलत भी बोल दिया गया होगा, लेकिन इतना तो नहीं किया होगा कि उन्हें फांसी या उम्र कैद की सजा दे दी जाए। जो धारा 66F लगाई गई है उससे तो 2 साल तक जमानत मिलना भी मुश्किल है। जयहिंद ने यह सवाल भी उठाया कि जो लोग उस धरने को लीड कर रहे थे वो अब चुप क्यों हैं। उन्होंने तो पहले ही दिन कहा था कि युवाओं को जोश में होश नहीं खोना है। पुराने आंदोलनों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि किसी नेता पर कोई केस नहीं होता जबकि बाकी लोग भुगतते हैं, और अब भी देखने को मिल रहा है कि नेता गायब हैं और दूसरे लोग परेशान हैं। उनका साफ साफ कहना है कि सोशल मीडिया पर जो लोग आवाज उठा रहे हैं उन्हें दबाने की कोशिश करी जा रही है और इस पूरे मामले में विपक्ष कुछ भी नहीं बोल रहा है। पुलिस ने पहले खुद कंफ्यूजन पैदा किया और अब दूसरे लोगों पर केस कर रही है। यहां तक कि डीपीआर चंडीगढ़ ने भी ट्विटर पर लिख दिया कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल यह है कि जब मामला सुसाइड का है तो फिर ये कौन से आरोपियों को पकड़ा जाएगा। कुल मिलाकर नवीन जयहिंद इन यूट्यूबरों और पत्रकारों के सपोर्ट में खुलकर बोल रहे हैं, खुलकर सामने आ गए हैं और पुलिस की कार्रवाई पर अभी हाल फिलहाल में सवाल भी उठा रहे हैं। चलिए साथियों, रुक करते हैं अगली खबर का। भारतीय रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है भारत को। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम यानी कि IADWS का पहला सफल परीक्षण जो है वो कर लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद इसकी जानकारी दी है। ये कोई साधारण एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, इसे एक मल्टीलेयर रक्षा कवच के रूप में बताया जा रहा है जो पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। जरा सोचिए साथियों, इस सिस्टम में 3 घातक हथियार एक साथ काम करते हैं। क्विक एक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल और छोटी रेंज की एडवांस्ड वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें, और सबसे खास बात जो है वो हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन है जिसे हम DW भी बोल लेते हैं। इस परीक्षण को शनिवार यानी कि 23 अगस्त को किया गया था और इसने अपनी क्षमता साबित करते हुए एक साथ 3 अलग अलग हवाई लक्ष्यों को सटीकता से नष्ट भी कर दिया। इस लक्ष्यों में 2 हाई स्पीड फिक्स विंग अनमैन्ड ड्रोन और एक मल्टीकॉपर ड्रोन शामिल था जो अलग अलग ऊंचाई और दूरी पर थे। IADWS ने इन्हें एक ही बार में ठिकाने पर लगा दिया। इस सिस्टम को सुदर्शन चक्र मिशन का हिस्सा भी माना जा रहा है जिसकी घोषणा PM नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से करी थी। इसका मुख्य उद्देश्य स्वार्म ड्रोन अटैक यानी कि एक साथ छोड़े गए कई ड्रोन से देश की रक्षा करना है। इसकी काम करने की प्रणाली भी बड़ी जबरदस्त है। पहले रडार खतरों को पहचानता है, फिर कमांड सेंटर ऊंचाई वाले और तेज खतरों के लिए QRSAM को, धीमी गति और कम रेंज के हमलों के लिए VSHOLDS को, और ड्रोन या सस्ते सैचुरेटेड हमलों के लिए लेजर बेस्ड DW को सक्रिय करता है। इस सफलता के साथ भारत की इग्ला और CIWS जैसी विदेशी डिफेंस सिस्टम पर निर्भरता जो है वो कम हो जाएगी। वैसे भारत के पास पहले से ही आकाश तीर जैसा दमदार स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। 13 मई को PM मोदी ने जिसकी तारीफ भी करी थी, उसे भारत का आयरन डोम भी कहा जाता है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है और DRDO और इसरो और बेल ने मिलकर इसे बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने पाकिस्तान से आ रहे सैकड़ों ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट को हवा में ही मार गिराया था। कुल मिलाकर IADWS के सफल परीक्षण से यह बात साफ हो गई है कि भारत अपनी हवाई सुरक्षा को अब मल्टीलेयर और स्वदेशी तकनीक से बिल्कुल अभेद बनाता जा रहा है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी पहली बार चैनल पर हमारे आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो साथियों, मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।